में भी बड़ा वायरल हुआ साधु यादव का बयान आया था कि मुस्लिम लोग को जहाँ जाना है चाहे राजद को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी देखे होंगे क्या कहेंगे इस तरह राजद किस तरह बयान? तो भाई साधु जी राजद में हैं तो राजद को ही हाँ तो भाई साधु जी राजद में तो है नहीं। पूरी दुनिया जानती है कि साधु जी के चलते क्या हुआ है। यही बात तेजस्वी जी बोल दे, लालू जी बोल दे तो हम उसका जवाब देंगे। अब हम चाहेंगे कि आफ्ताब साहब और कंचन साहब से भी थोड़ा थोड़ा लोकल उत्तर प्रदेश से मदरसों की जांच चल रही है। हाँ क्या कहेंगे? भाई जांच चल रही है, अच्छी बात है। मदरसा की जांच हो, विद्यालय की जांच, अच्छी बात है। आप दूध का दूध, पानी का पानी साफ आएगा। आप किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट मत कीजिए। अगर आपके दिल में नियत में साफ है कि आप चाहते हैं वहाँ के चीज़ को दुरुस्त करना, तो वो कीजिए। आप 2459 मदरसा है बिहार में, उसको नीतीश जी ने 2010-12 में कैबिनेट से पास किया था, उसको तो रेगुलराइज कर दीजिए। उर्दू टीटी का 12,000 बच्चे हैं, उसको कर दीजिए, उसको नौकरी दे दीजिए। नीतीश जी ने घोषणा किया, हमने तो नहीं किया था। उर्दू अनुवादक का अभी भी कुछ पेंडिंग है। एक भी उसके और एक मेरा सवाल है, अल्पसंख्यक समुदाय बिहार का 18% आबादी रखता है। एक भी जिला में अल्पसंख्यक समुदाय से लेकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं है, एक भी एसपी नहीं है, एक भी एसडीओ नहीं है, एक भी एसडीपीओ नहीं है। तो क्या इतनी बड़ी आबादी के साथ आप यही इंसाफ कर रहे हैं? यही नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ सबका विश्वास है कि एक 18% की आबादी, उसका एक डीएम नहीं रहे, एक एसपी नहीं रहे। क्या काबिलियत में कमी है? बतलाइए। ये ऐसा दोहरा मापदंड आप क्यों करते हैं? आपने खुद बिहार सरकार का, नीतीश जी का रेजोल्यूशन है कि हर थाने में एक अल्पसंख्यक दरोगा रहेगा, मुस्लिम कम्युनिटी से जिसका रिश्ता है। तो कम से कम कुछ तो इम्प्लीमेंट कीजिए। इतनी बड़ी आबादी को कब तक नजरअंदाज कीजिएगा? क्यों ऐसा दोहरा मापदंड करते हैं? पार्टी ज्वाइन करें, क्या लगता है मतलब इसके पीछे क्या लगा? भाई इससे कल तक जो बोलती थी मोहतरमा, दिल में काबा आंख में मदीना, तो बतलाइए किसकी मक्कारी सामने आई है? किसने मुसलमानों को, सेकुलर हिंदू भाइयों को धोखा दिया? ममता बनर्जी की जो टीएमसी के जो 20 सांसद, आज ममता बनर्जी बतलाएं, जवाब दे कि आपके 20 सांसद क्यों चले गए? आपका 60 से एमएलए बीजेपी का क्यों साथ दे रहा है? आज विपक्ष मुक्त बंगाल बन गया है। लोगों ने जो जिताया, जो सेकुलर बंगाल के लोगों ने जिताया, ये जिताया था भाजपा को हराने के लिए ना। आज भाजपा में बंगाल बन गया है और भाजपा में नरेंद्र मोदी जी, होम मिनिस्टर साहब और भाजपा के अध्यक्ष नवीन साहब। क्या भाजपा का यही मतलब है एमपी एमएलए तोड़ना? आप राज्यसभा में एमएलए तोड़ते हैं, आप लोकसभा में एमपी तोड़ते हैं, आप राज्यसभा नॉमिनेशन रिजेक्ट कराते हैं, आप राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग कराते हैं। क्या ये भाजपा, यही अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लाल कृष्ण आडवाणी जो वक्त में भाजपा की बात करते थे, क्या वही भाजपा है? कि भाजपा का मतलब किसी तरह सत्ता को बना लो, चाहे किसी का भी एमपी तोड़ लो? ये भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बतलाए, ये भाजपा के प्रधानमंत्री बताएं? ये हमारा डायरेक्ट सवाल है। और उनके लिए भी आंख खोलने की बात है। जो हम पर एमआईएम पे, हम 8 सीट फर्स्ट फेज पे लड़े, 3 सीट सेकंड फेज पे बंगाल पे लड़े थे। आप हमको बी टीम और सी टीम बोलते थे। आज बतलाइए, पूरी ममता की पार्टी चली गई भाजपा में, आप हमको क्या बोलिएगा? बिहार में भी वही हुआ, 3 एमएलए कांग्रेस का क्रॉस वोटिंग करता है, राजद का एक वो एमएलए क्रॉस वोटिंग करता है। ना यहाँ के सांसद तारिक अनवर साहब, ना जावेद साहब किशनगंज के एमपी, ना पप्पू यादव जो कांग्रेस समर्पित एमपी है, वो कुछ नहीं बोलते हैं। ना अखिलेश सिंह बोलते हैं, सब एमआईएम ही को बोलता है। एमपी एमएलए क्रॉस वोटिंग करे, कांग्रेस का सवाल एमआईएम से होता है। एमआईएम ने राज्यसभा चुनाव में बड़ी मजबूती से, ईमानदारी से, तेजस्वी जी ने जिसका ऐलान किया, हमने उनका साथ दिया। विधान परिषद में भी, आपका विधान परिषद में भी वही हुआ। हमारा एक सवाल है कि मुसलमानों को हिस्सेदारी क्यों नहीं दिया आपने एडी सिंह साहब को दिया, उसके सुनील सिंह साहब को दिया। इतनी बड़ी आबादी है, लीडर पोजीशन भी आप है, इस तबके को भी एक 18% है। आज जहां भी आप जीते हैं उसमें कहीं ना कहीं मुसलमानों की बहुत अहम भूमिका है। चुनाव है, मुद्दों के साथ क्या आने वाले दिनों में लोकसभा में आप लोग क्या प्रत्याशी देंगे? देखिए इंशाल्लाह अब तो हम चुनाव लड़ेंगे ही। पहले भी हमने चुनाव बिहार में लड़ा था, इत्तेफाक से कटिहार नहीं लड़ा था। पहले राणा रंजीत भाई को लड़ाए थे, प्रियंका चौधरी जी को लड़वाए थे, महाराजगंज से अखिलेश्वर शर्मा जी को लड़वाए थे, दीनानाथ मांझी जी को गोपालगंज लड़वाए थे। इस बार हम सीमांचल पे लड़ेंगे, 4 सीट लड़ेंगे और उसके बिहार के मुख्तलिफ जिला में लड़ेंगे। हमारा कोई सांसद से बैर नहीं है, हमारे मुद्दे पर कोई बोलता नहीं है। कब तक हम दूसरे का कुली बन कर रहेंगे? ये बात तो एक आश्वस्त है ना। सांसद महोदय को तो हर मुद्दे पर बोलना चाहिए। कहीं भी मॉब लिंचिंग होता है, सांसद महोदय नहीं बोलते हैं। बलरामपुर में 5 से 7 लाश आई है जो बिल्डिंग से गिरे, आज तक सांसद महोदय उसके घर में आंसू पोंछने नहीं जाते हैं। कभी
किसी मुद्दे पर सिर्फ फीता काटना है, इलेक्शन वक्त आएंगे, शादी में दिखेंगे सांसद महोदय, जनेऊ में दिखेंगे, छठी में दिखेंगे, अकीका में दिखेंगे। क्या सांसद महोदय का काम सिर्फ अकीका और छठी में जाने का है क्या? सांसद महोदय को बतला दीजिए, एक मुद्दे पर आज तक मुख्यमंत्री से हमारा सांसद मिला हो पिछले 15-20 साल में, प्रधानमंत्री से मिले हो हमारे सांसद। आप हमें बी टीम बोलते हैं तो यहाँ के बिजली के समस्या पे, बाढ़ के समस्या पे, रोजगार के समस्या पर, यहाँ के नौजवान जो पलायन कर रहा है, रेलवे के समस्या पे, दादर गुवाहाटी को बारसोई में 2 बार चाहिए, सिकंदराबाद से जो ट्रेन गुवाहाटी जाती है उसको बारसोई में स्टॉपेज चाहिए, दूसरे जगह दूसरी ट्रेनें जो केरल से आती है उसका बारसोई में स्टॉपेज चाहिए, आजमनगर में स्टॉपेज चाहिए। कभी सांसद महोदय नहीं बोलेंगे, सिर्फ चिट्ठी लिखते हैं। तो चिट्ठी से सांसद महोदय बने हैं कि हमारे वोट से बने हैं? आपको सेकुलर कटिहार के लोगों ने वोट दिया था तो 77 से दे रहे हैं। आज तक सबसे बड़ी खासियत है कि आज तक कोई यहाँ का सीमांत कटिहार का बेटा को आपने आगे नहीं बढ़ाया। किसी एक बेटा को आगे बढ़ा देते कि लगता कि आपने बढ़ाया, नाम बता दीजिए। 77 से कटिहार ने सब कुछ दिया। आप बतला दीजिए सांसद महोदय कि आपने कटिहार को क्या दिया। केंद्र में मंत्री भी आप रहे, राजीव गांधी जी के सबसे परम दोस्त भी आप रहे, यूपीए सरकार के सबसे डार्लिंग एनसीपी के आप एमपी मिनिस्टर रहे, लेकिन कटिहार को तो कुछ नहीं आपने दिया। और हम बोलेंगे तो बोलिएगा बोलता है। हम सम्राट चौधरी जी से भी सवाल कर रहे हैं कि आप राजद के हैं, आप समाजवादी विचारधारा के आदमी रहे, आपके पिताजी ने नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या बोला था पूरी दुनिया जानती है, लेकिन आप तो कटिहार को कुछ दे दीजिए, पूर्णिया को, अररिया को, किशनगंज को, सीमांचल को दे दीजिए। एमयू किशनगंज पे 1 रुपया नहीं मिला। सुरजापुरी को ओबीसी लिस्ट में, सेंट्रल लिस्ट में आज तक सांसद महोदय कभी प्रधानमंत्री से नहीं मिले, ना बिहार सरकार पे दबाव डाला, ना नीतीश जी से मिले। नीतीश जी ने खाली सीमांचल के सुरजापुरी बिरादरी को इन्होंने छलावा दिया कि हम दे देंगे सेंट्रल लिस्ट में। ना बाढ़ का पैकेज मिलता है। अभी मकई का फसल वो हुआ था, सांसद महोदय कहीं दौरा किए हो या जिला कृषि मंत्री से भी मिले हो? तो हम सौंफ खाने वाला सांसद नहीं चाहिए। उनमें सबसे बड़ी, उनमें अल्लाह ने ये खासियत दी है कि मुंह में सौंफ खाते हैं, मिश्री खाते हैं, कुछ बोलते नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का धड़कता हुआ दिल है, हम लोग बोलते हैं, चाहे आफ्ताब साहब हो, चाहे कंचन साहब हो, चाहे एमआईएम हो। एमआईएम का एक कार्यकर्ता जानता, अल्लाह ने जुबान दी है तो बोलेंगे। बाढ़ का दस्तक है, हाँ, क्या तैयारी? कोई तैयारी नहीं है। बतलाइए, जहाँ पर घाट है वहाँ पर पैसा लगता है नाव पे चढ़ने का। भाई घाट बिहार सरकार नहीं बनाए, घाट बिहार सरकार नहीं बना रही है, ब्रिज नहीं बना रही है। और मेरा गरीब मजदूर जो पूरी दुनिया में यहाँ का इकोनॉमी बढ़ा रहा है, घर छोड़कर वो अपने घर जाता है तो उसको घाट का पैसा देना पड़ रहा है। आप बतलाइए। और नितिन गडकरी जी से हम लोग मिलने भी जा रहे हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ, अख्तरुल ईमान साहब, आफ्ताब साहब और कंचन साहब और हमारी सीमांचल के एमएलए। हम लोग नितिन गडकरी जी के पास जा रहे हैं कि बाहिन घाट हो, रोहिया घाट हो, डमडोलिया, बाजितपुर, तारापुर घाट है, बिटियार घाट है जो बंगाल बिहार से जुड़ता है। क्योंकि हमारी मांग है कि कटिहार से डायरेक्ट रायगंज का हो एक रास्ता 4 लेन और कटिहार से डायरेक्ट कुशीदा के होते हुए बंगाल को जुड़े। ये हमारी मांग है, क्योंकि सबसे ज्यादा रूरल इकोनॉमी की बात नीतीश जी करते हैं, सम्राट चौधरी जी भी करते हैं, प्रधान राष्ट्रपति लोग को बुलाकर रूरल इकोनॉमी कृषि मैप का उद्घाटन हुआ। लेकिन कटिहार को क्या मिला? मकई का किसान 1700, 1500, 1600, 1400 में बेचा मकई। एमएसपी रेट 2300 था। बतलाएं जिला कृषि पदाधिकारी या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब इस मुद्दे पर क्या किए? अभी बाढ़ आएगा, मेरा घर डूबेगा, मेरा झोपड़ी खत्म होगा, मेरा मवेशी मरेगा, बस खाली फॉर्म फिलअप होगा। कोई तैयारी होगी? 75 साल देश को आज़ादी को हो गए, सबसे ज़्यादा बाढ़ की तबाही हम झेल रहे हैं। परानपुर में आप जाकर देखिए, सबसे ज़्यादा नौजवान, सबसे ज़्यादा पलायन है, उस पर कोई नहीं रोजगार का। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तो खुल सकता है, कुछ तो खुल सकता है। मिडिल ईस्ट के जितना इन्वेस्टमेंट है सिर्फ गुजरात में खुल रहा है। नरेंद्र मोदी जी बिहार के लोग 2009 में भी उनको 35 सांसद दिए, 2014 में भी उनको 35 सांसद दिए, 2019 में 39 सांसद दिए, अभी भी 30-32 सांसद एनडीए को दिए, लेकिन कटिहार को तो कुछ नहीं मिला। हम भाजपा के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर आपको वोट देते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सूरत और बड़ौदा, अहमदाबाद में यही कटिहार का, यही सीमांचल का, यही बिहार का मजदूर खट रहा है। उस पर कोई बोलने वाला नहीं है। मेरा सवाल दुलाल चंद गोस्वामी जी से भी है। आप यहाँ के एमपी रहे हैं, दुलाल दास सिर्फ आप मंत्री रहे हैं। आप बलरामपुर से कदवा चले जाने से इलाके का, ये बलरामपुर का दायित्व नहीं खत्म होता है, ना कटिहार का दायित्व खत्म होता है। आपको भी कोटा घाट का मुद्दा उठाना पड़ेगा, बाहिन का उठाना पड़ेगा, तारापुर का उठाना पड़ेगा, डमडोलिया, निशा जी को भी उठाना पड़ेगा, प्राणपुर के एमएलए, संगीता जी को भी उठाना पड़ेगा बलरामपुर का। आपके चिराग पासवान बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। हर दिन चिराग जी से बात कीजिए तो बिहारी लगता है, उनका दिल बिहार में है, लेकिन उनका एमएलए कभी नहीं दिखता है कि बिहार का है, बलरामपुर का है।
बहुत ऐसे मुद्दे हैं। सड़क की स्थिति बद से बदतर है। आपका तारकिशोर जी डिप्टी सीएम रहे हैं, अभी एक समिति के अध्यक्ष भी बने हैं, तब भी आपको नहीं देखते हैं कि अरे मंत्री पद भी चला गया, कम से कम बोलिए तो सम्राट चौधरी जी को कि कटिहार के लोग भी जिंदा हैं, यहाँ के लोग को भी जरूरत है। बोलिए। बरारी के एमएलए को भी मेरा सवाल है, कोड़ा के भी एमएलए से सवाल है। सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर आपको जीतना है तो ये बोल दीजिए कि सिर्फ हम जीतना है। कटिहार के लोग ने बार बार एनडीए को जिताया, लेकिन आपने कटिहार को क्या दिया, ये हमारा सवाल मुख्य रूप से है। आपसे भी अनुरोध है कि कटिहार की समस्या, क्योंकि आप लोग बिजली की समस्या, सड़क की समस्या, पुल पुलिया की समस्या हर दिन आप देख रहे हैं, और आपका घर से ऐसा कोई नहीं है जो प्रदेश में नहीं खट रहा है। तो ये कब तक ये बोझ हम झेलेंगे, ये हमारा सवाल है। अरे हम तो बिना खड़े हुए 20 एमपी चला गया, तो उसमें किसको फायदा होता है? मेरा एमएलए पांचों एमएलए हमने ईमानदारी से राज्यसभा में दिया। बतलाइए, तीनों कांग्रेस का एमएलए जिसकी बुनियादी सेकुलर वोट पर बनी फारबिसगंज का एमएलए, आपका मनिहारी का एमएलए, आपका एक और वाल्मीकि नगर का एमएलए, तीनों आपका फैसल ढाका का एमएलए, जहां हमने राजपूत भाई को टिकट दिया था, उसको आपने नहीं दिया कि सेकुलरिज्म के नाम पर, और जिसने सेकुलरिज्म के लिए राणा रणजीत लड़ा चुनाव, उसको आपने नहीं दिया, और जिसने सेकुलर के नाम पर वोट लिया फैसल मियां, उसने भाजपा को वोट दे दिया। उस पर आप सवाल नहीं करते, तब भी आप हमारे ही पर सवाल करते। ये सवाल अनुचित है ना। मेरे साथ कंचन साहब बैठे, आफ्ताब साहब बैठे, आपने देखा कि किस मजबूती से प्राणपुर में चुनाव लड़े। लगातार मोहतरमा जो थी 6 बार से चुनाव हार रही है। हमने तेजस्वी जी को घर पर भी जाकर बोला था कि मुझे 6 सीट दे दो। ये सिद्ध हो गया कि प्राणपुर भी कल एमआईएम जीतेगी। अगर मनिहारी लड़ते तो वो भी जीतते, कोड़ा और बलरामपुर या कदवा भी हम जीतते। ये सिद्ध हो गया ना सीमांचल में कि भाजपा को अगर कोई हरा सकता है तो एमआईएम हरा सकता है। 5 सीट हमने जो जीता है, जो सीमांचल में 5 भाजपा को, एनडीए को हरा के जीता है। तो ये फैसला तो देश की जनता, कटिहार की जनता, सीमांचल की जनता करने के लिए सोचे। हमारी यही गुजारिश है कि भाजपा में अगर खिलाफ कल भी हम थे, आज भी और कल भी रहेंगे। दूसरा किसी का भरोसा नहीं। 70% भाजपा में कांग्रेसी घुसे हैं, तृणमूल के लोग घुसे हैं, डीएमके के लोग घुसे हैं, राजद के लोग घुसे हैं, एनसीपी के लोग घुसे हैं, शिवसेना के लोग घुसे हैं, लेकिन एमआईएम आज तक भाजपा के खिलाफ थी, है और रहे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।